गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशन है जो हमें देखना है। सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड द वैल्यू विच कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि परचेज सेल्स है, अगर हमने उसको पैसे में किया है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी की हॉनेस्टी, लॉयल्टी या कमिटमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, उनका हार्ड वर्किंग है, वो सबको हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये हमारा पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। Accounting assume that value of money is stable. Example, an asset was purchased before 5 years, rupees for 50,000. If replacement is required to be done, then in the case more than 50 has to be paid as acquired सेम टाइप ऑफ असेट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट में क्या सोचते हैं कि स्टेबल वैल्यू है। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि अकाउंट में जो भी वैल्यू है ना वो स्टेबल, वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर समझ लो हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जो पहले हमने 5 साल पहले 2015 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसकी कीमत उस टाइम पे 5 लाख थी या 10 लाख थी। अभी 2021 में ज़रूरी तो नहीं ना उसकी जो वैल्यू है वही है, उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो गई होगी। वो 5 लाख की जगह पे 15 लाख या फिर 20 लाख भी हो गए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू बढ़ती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अकाउंट में अभी भी अभी भी यहाँ पे क्या सोच लिखेंगे, हमें उसकी एंट्री 5 लाख के ही रूप में की जाएगी। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो गोल्ड का ले सकते हैं कि गोल्ड अगर हमने पहले लिया हो बहुत टाइम पहले, इन 2000 में या फिर 2005 में, उस टाइम पे गोल्ड की कीमत थी 28,000। अभी आज के टाइम पे अगर हम गोल्ड की देखा जाए तो गोल्ड की कीमत है 48 50 अराउंड। तो अकाउंट में अभी भी उसे 28 से किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट में समझा जाता है कि वैल्यू स्टेबल है। जो पहले वैल्यू थे वही अभी भी उस असेट की वैल्यू जब हमने परचेज़ की थी, जब उसकी जो कीमत थी, आज भी उसकी वही कीमत हम लोग सपोज करते। तो ये सेकेंड लिमिटेशन होता है अकाउंट का। थर्ड है हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स इवेंट। इन अकाउंटिंग हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन और इवेंट आर रिकॉर्डेड। नो करेक्शन आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन फॉर एनी मिस्टेक, बट स्टिल हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर यूजफुल टू फ्यूचरिज्म। अकाउंट में क्या आता है, जो भी हमारा हिस्टोरी मतलब जो भी हमारा प्रीवियस पास्ट में हो गया है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। उसमें कोई भी हम करेक्शन नहीं करते हैं, कोई भी मिस्टेक हुआ है वो सब हम उसको सुधारते नहीं हैं। जैसा हमने किया था हमने सेम वैसा ही रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में इसके बेसिस पे हम जो भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमने अगर वो मिस्टेक सेम वापस से रिपीट कर दी तो वापस से लॉस हो सकता है। तो वही अकाउंटिंग में हम पास रिकॉर्ड करते, फ्यूचर का कुछ नहीं। तो पास में जो जो गलती हुई थी वो गलती हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वो हमारा थर्ड लिमिटेशन हो जाता है। अवॉइड ऑफ मार्केट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ असेट कीप ऑन चेंजिंग। हमें पता है कि असेट की जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है हमेशा। जो अभी कीमत है वो फ्यूचर में कीमत नहीं होने वाली थी। देयर मार्केट प्राइस हमारी बदलती रहती है। मार्केट में जो कीमत चल रही है वो आज कुछ अलग है, 5 साल बाद अलग हो जाएगी या कुछ टाइम बाद अलग हो जाएगी। लेकिन जैसे कि असेट हो, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, ये सब की। लेकिन अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट जिस टाइम पे ख़रीदा था उस टाइम पे जो वैल्यू होती है उसी को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारी फोर्थ लिमिटेशन कि अवॉइड ऑफ मार्केट वैल्यू, कि मार्केट जो अभी फ़िलहाल जो कीमत चल रही है उसको अकाउंट में अवॉइड किया जाता है। सिर्फ उसकी बुक वैल्यू मतलब जब ख़रीदा था उस टाइम पे जो कीमत थी हर टाइम हम लोग वही कीमत रिकॉर्ड करते हैं। यूज़ ऑफ एस्टीमेट। In accounting, items like bad debt reserve is determined on estimation. If estimation are mistake oriented wrong, it will be reflect in the account. But this kind of estimate are done on the basis of past experience and logical. यूज़ ऑफ एस्टिमेट। हमें पता है कि अकाउंट में हम बैड डेट रिजर्व निकालते हैं। बैड डेट रिजर्व का मतलब है कि हमें पता है कि हमने कुछ चीज़ उधार में बेची है तो मैं भी पैसे मिले, मैं भी पैसे डूब जाए, इसके लिए हम कुछ साइड में रिजर्व में निकाल के रखते हैं, जिसे कहते हैं बैड डेट रिजर्व। तो यहाँ पे वैसे ही उस बैड डेट रिजर्व में हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने वाले को हमने 1 लाख का सामान बेचा है, तो अगर वो नहीं बहुत देगा हमें तो कितना 90,000 देगा, 10,000 नहीं देगा, या फिर हमें 80,000 देगा, 20 नहीं देगा, और उस हिसाब से हमने रिजर्व निकाल के रखा, साइड में पैसे निकाल के रखा। अगर हमने ये एस्टीमेट जो किया है, हमने जो ये अंदाज़ा लगाया वो ही हमारा रॉन्ग हुआ या वो हमारा एस्टीमेट करने का तरीका ही गलत हुआ, तो हमारा पूरा
रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट में हम पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही एस्टिमेट करते हैं। अगर प्रीवियस में हमने मिस्टेक किया तो वो सेम मिस्टेक हम अभी भी रिपीट करेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ लिमिटेशन। डुअल स्टैंडर्ड। देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शो द इनकम स्टेटमेंट। अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंट के, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हमारा इनकम स्टेटमेंट जहाँ से हमें पता चलता है कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ। दूसरा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारा जिसमें हम पूरा हमारा असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो पता चलता है। इस प्रिपेयर ऑन करंट प्राइस, जो हम करंट प्राइस में प्रिपेयर करते हैं वह आइटम ऑफ बैलेंस शीट, जबकि बैलेंस शीट की जो आइटम होती है बैलेंस शीट में जो हम दिखाते हैं वो हमारे ओल्ड प्राइस है, मतलब पुरानी प्राइस में होती है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमारा जो होता है वो हम इसको इम्प्लाई नहीं कर सकते कि हम जो भी चीज़ है उसको पास्ट वाले अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और हम ये सोचेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे चीज़ में चेंज हो जाते हैं जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमारा 6th लिमिटेशन है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो अकाउंटिंग का अगर सिंपली मतलब समझा जाए व्हाट इज़ मीन ऑफ अकाउंटिंग, तो जैसे बाकी सब होता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, ये सारे, वैसे ही बिजनेस में अगर लैंग्वेज बोला जाए तो अकाउंटिंग इज़ द बिजनेस लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो बिजनेस में यूज़ होता है इसे कहते हैं अकाउंटिंग। थ्रू अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बिजनेस में कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। दोस्त लैंग्वेज आइदर बाय राइटिंग, ये लैंग्वेज आइदर रिटन फॉर्म में हो सकता है या स्पीकिंग में हो सकता है या एनालाइज या इंटरप्रेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तुम उसे बता रहे हो किसी को, वो समझा रहे हो कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो भी अकाउंटिंग है। तुम वो लिख रहे हो तो वो भी अकाउंटिंग हुआ। तुम वो एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज मतलब इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि कैलकुलेट करके चेकआउट कर रहे पूरा कंक्लूजन निकालो, तो वो भी तुम्हारा अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग मतलब एक्सप्लेन करता है पर्सन को पूरा कि बिज़नेस में क्या हुआ है, पूरा बिज़नेस में क्या क्या चीज़ हुई है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग। तो वो एक लैंग्वेज होता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अकाउंटिंग, ये पूरा फंक्शन कौन प्रोवाइड करके देता है हमें, अकाउंटिंग। अब नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट। अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है, वो क्वेश्चन मार्क, वो हमें पता करना है कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है कि आर्ट है। सबसे पहले साइंस ऑल्सो बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। हमें पता है कि साइंस हमारा प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे बेस होता है पूरा सब, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर इंडिया में हो तो साइंस में वही रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करना है, फॉरेन में जाओ तो वहाँ पे भी वही रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करना, मतलब यूनिवर्सल हर जगह पे वो रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो होने वाला है। वही केमिकल रिएक्शन आने वाला है, अगर तुम दो केमिकल कंपोनेंट को मिक्स करो तो वही तुम्हारा ऑप्टेन नया जो रिएक्शन मिलेगा, नया जो कुछ बनेगा वही फॉर्म होने वाला है। वो यहाँ पे करो या कहीं और पे करो, ये वो यूनिवर्सल है। वैसे ही अकाउंटिंग ऑल्सो साइंस, वैसे ही अकाउंटिंग भी साइंस है। क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो बेस्ड ऑन, वो भी एक फॉर्मेशन है जहाँ पे रूल्स हैं और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मतलब हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है। हर जगह पे इंसान जब अकाउंट बनाता है तो ये रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो उसे करना पड़ता है। टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स के रूल्स एंड ट्रांजेक्शन्स को, जो भी अकाउंटिंग के रूल्स है उसे फॉलो करना पड़ता है। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंडिविजुअल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रिकॉर्ड जब ट्रांजेक्शन्स करना है तो हर किसी की स्किल रिक्वायर्ड नहीं, वहाँ पे सिर्फ हमें रूल्स फॉलो करना है और फिर सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। व्हेन अकाउंट्स आर प्रिपेयर बाय डिफरेंट पर्सन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेरेशन अकाउंट एंड रिजल्ट विल रिमेन द सेम। अकाउंट चाहे कोई भी बनाओ, चाहे तुम अकाउंट्स में जैसे कहते हैं ना मैथ्स में कोई भी सम्स करे वो सेम ही आंसर आने वाला, वैसे ही अकाउंट कोई भी इंसान बना, अलग अलग लोग ने बनाया, लेकिन अकाउंट का जो प्रोसेस होता है बनाने का तरीका होता है वो सबका सेम तरीका होता है और रिजल्ट तुम्हें सेम मिलने वाला है। दस ड्यू टू रूल्स एंड प्रिंसिपल, इस वजह से रूल्स एंड प्रिंसिपल जो अकाउंट में फॉलो होता है हम बोल सकते हैं कि अकाउंट हमारा साइंस है। अ पार्ट ऑफ साइंस के अलावा अकाउंट हमारा आर्ट्स भी है। क्यों? क्योंकि अकाउंट मेनली कैटेगराइज, अकाउंट में दो कैटेगराइज होता है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन कैटेगरीज है, सॉरी दो नहीं तीन है, एक है फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है हमारा
कि तीनों में हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने में हमें पहले क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये इकोनॉमिक है कि नहीं है, फिर कॉस्ट में हमें पूरा निकालना पड़ता है, प्रिपरेशन पड़ता है किसकी क्या कॉस्ट है, और मैनेजमेंट में हमें पूरी स्किल के मैनेज कैसे करना। तो यहाँ पे हर इंसान अपना माइंड अपनी स्किल यूज़ करता है अकाउंट्स बनाने के टाइम पे, रिक्वायर्ड के टाइम पे डिफरेंट। लेकिन अकाउंटिंग का नेचर नहीं बदलता, उसके रूल्स नहीं बदलते, लेकिन हमारा करने का तरीका मतलब होता है ना कि लिखने का मेथड थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रिजल्ट और प्रोसेस वही है। तो वो वहाँ पे हमें स्किल यूज़ होती है। तो इसके लिए बोल सकते हैं अकाउंट्स हमारा आर्ट्स भी है। तो अकाउंट्स में कुछ आर्ट्स के भी नेचर से जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो अकाउंट हमारा साइंस भी है और अकाउंट्स हमारा आर्ट्स भी है। हमारा न्यू टॉपिक है जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं उसमें हम सिर्फ क्वालिटेटिव्स मतलब जो भी हम अकाउंट्स को काउंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में, उसे ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। अकाउंटिंग हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ है तो वो सिर्फ बिजनेस में ऑनर को यूज़फुल नहीं होता है, उसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट में वो डिफरेंट पार्टीज़ को भी यूज़ होता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सबको भी वो अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और उनको प्रेजेंट करने के लिए हमें सारे इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव्स में प्रेजेंट करने पड़ते हैं। कि सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी इट मीन्स कि उसे हम वो ट्रस्ट भी वर्ड हो के रिलायबिलिटी मतलब वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो भी है वो सब लोग ने सही मतलब कोई इंसान उसमें बिलीव कर सके। रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेयर कर सकते हैं हम उस इन्फॉर्मेशन को। ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव्स के। जैसे कि पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। द फर्स्ट क्वालिटेटिव फीचर, सबसे पहला क्वालिटेटिव फीचर उसके अकाउंटिंग का कि रिलायबिलिटी। द यूज़र, जो भी यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन को बिलीव कर सके कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर है अकाउंट में उन्हें रियल पिक्चर मतलब सही दिखाया है। द टास्क ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन टास्क दिखाई है वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर यूज़र ट्रस्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वो पूरा कंप्लीट है, वहाँ पे कोई भी एरर नहीं किया गया है, और जो भी इंक्लूजन से जो भी ओपिनियन है अकाउंट्स के और अदर पार्टी के वो एकदम क्लियर कट आ सके क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही दिखाई गई है, डिस्क्लोज की गई है, वो सारी करेक्ट हो। तो सबसे पहले कि वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ट्रस्ट वर्दी इंसान ट्रस्ट कर सके। सेकेंड है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि जिसको नंबर्स में नहीं, जिसको हम ये वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकें। रेलिवेंस इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच मीट द नीड्स ऑफ यूज़र एंड कंप्लीमेंट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ यूज़र इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंस होना चाहिए कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो हमारे यूज़र को इनफ है कि उन्हें जो जो ज़रूरत होती है, जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड कर दी है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन वो दी ही नहीं है। रेलिवेंस मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो सारे वहाँ पे हो सके जिसको वो एनालाइज कर सकते, जिससे वो आइडिया लगा सकते, जिससे वो कंक्लूज़न कर सके। जैसे कि वेदर स्मार्ट डिसीजन, जो भी उनके पास डिसीजन सही है कि गलत है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन में उनको हेल्प करे इन्वेस्टर को कि पास में इतना था अभी प्रेजेंट में इतना है, तो वो अच्छे से फैसला ले सके, वो उनसे इसको रेलिवेंस कर सके, एक दूसरे से कंपेयर कर सके। थर्ड अंडरस्टेबिलिटी इन एडिशनल, अगर देखा जाए तो जो भी हमारा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वो विच इज़ ईजीली अंडरस्टूड, हम ईजीली लोग समझ सके, इंटरप्रिटेट कर सके। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन वो क्लियर मीनिंग में होना चाहिए। क्लियर मीनिंग मतलब डबल मीनिंग वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए या बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए जिसके मीनिंग जल्दी आइडेंटिफाई नॉर्मल इंसान को नहीं। क्लियर एंड नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जिससे ईजीली कोई भी इंफॉर्मेशन आराम से लोगों को समझ में आ सके, मतलब अंडरस्टैंड हो सके। ब्रीफ में एकदम लिटिल बिट बहुत लंबा भी नहीं देना, समरी में ही उन्हें एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत की चीज़ है वो प्रोवाइड करना चाहिए ब्रीफ में, और इन्फॉर्मेशन वो अप टू डेट होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए कि जो उनके ऊपर भरोसा कर सके सारे नॉलेज। फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है अदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है प्रिपेयर जो भी किया गया है इन सच मैनर कि यूज़र उसको कंपेयर कर सके, मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके इकोनॉमिक के सॉल्वेंसी के 2 पीरियड्स में कि पास्ट ईयर में क्या हुआ था, अभी ईयर्स में क्या हुआ, दोनों को कंपेयर करके वो एक
जो भी उनको फैसले लेना, डिसीजंस लेना, वो ले सके, रिजल्ट वो कंक्लूजन निकाल सके। दो डिफरेंट पीरियड या दो डिफरेंट कंपनी जो भी है उनको, तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये उनके पास पूरा होना चाहिए कि वो इंक्लूड करके प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, करंट ईयर में कितना, और कंपैरिजन करके दो पीरियड्स का जो भी उनको कंपैरिजन मिलता है वो करेक्टली उसको यूज़फुल कर सके। तो अगर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में हमारे 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। रिलायबिलिटी मतलब करेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंस मतलब उसको रिलेटेड कर सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्लियर होना चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन, इजी वर्ड्स में होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए, एंड कंपैरिजन के उसको कंपेयर कर सके, उसको एक दूसरे के साथ हम कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकाल सके। तो ये हमारा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।